हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे पर। चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का स्टडी इजी वे की पूरी टीम की ओर से आभार। और चलो करते हैं आज की क्लास का आगाज। और आज की क्लास का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस। और साइंस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एज ए टेस्ट सीरीज़ हमने चलाया है, ठीक है। यहाँ पर हम 150 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज क्या की है, स्टार्ट की है। तो चलो बिना देर के करते हैं स्टार्ट। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से बिना चीटिंग के आप आंसर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। यानी जो आपको त्वचा का जो रोग हो जाता है उसके निराकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा रेडियो फास्फोरस। और रेडियो फास्फोरस में भी कौन सा, रेडियो फास्फोरस 32 का चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं। अब ये कह रहा है कि अगर बहुत अधिक ऊंचाई पर चल जाए तो उसकी मानव की रुधिर कणिकाओं में क्या चेंजमेंट आएगा। पहला देखिए, का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। यानी अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग चर्म रोगों के निवारण के लिए किया जाता है लेकिन वो जल को प्रदूषित कर रही है। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं, निकल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा क्रोमियम। यानी क्रोमियम का प्रयोग चर्म शोधन उद्योगों में किया जा रहा है जो जल प्रदूषण के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि ट्रांजेंशियम लवण के द्वारा मुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जा सकता है। यानी ट्रांजेंशियम लवण के द्वारा मुनसेन जो ज्वाला होती है उसको किस रंग में बदला जा सकता है। तो आपका नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, केमर्जी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी कौन सा, किमजी लाल। उसको डार्क लाल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न तो देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति बाहरहीन महसूस करता है। यानी जो कोई सैटेलाइट भेजा तो उसमें उसको जैसे अपन बैठे हुए तो अपने बॉडी पर चारों ओर से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, लेकिन वहां पर कृत्रिम सैटेलाइट में उसमें ऐसा बल महसूस नहीं करता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, आपको अब इस सेंटेंस को पूरा करना है, उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अविकेंद्रीय बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी अविकेंद्रीय बल के समान होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अविकेंद्रीय बल होता क्या है। तो देखो अविकेंद्रीय बल हमेशा दोस्तों आपको एक वृत्ताकार पथ पर लगता है। अवि का मतलब की ओर, अवि का मतलब क्या होता है, की ओर, और केंद्र का मतलब बिंदु, यानी केंद्र की ओर लगने वाला जो बल आपको केंद्र की ओर खींचता है, और
वो क्या कहलाता है आपका अविकेंद्रीय, और जो बल आपको केंद्र से बाहर की ओर ढकेलता है वो आपका क्या कहलाता है अपकेंद्रीय बल। तो अब कृत्रिम सैटेलाइट में अब बैठा अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका अविकेंद्रीय बल और पृथ्वी का आकर्षण बल दोनों क्या होते हैं समान होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है बाहरहीन की स्थिति क्या करता है महसूस करता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है ऑप्शन, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं। अमूमन पहले लोहे से बनाए यूज किया, लेकिन आधुनिक पूछा शक्तिशाली चुंबक किसके बने होते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट देखिए लोह यौगिकों से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट, निकल की मिश्र धातुओं से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आजकल जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जा रहे हैं वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं का प्रयोग करके बनाए जा रहे हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है रेलवे के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके थोड़ा आपकी मेमोरी पर आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। यानी उसने 4 घटनाएं दे रखी हैं और अगर चारों घटनाओं की आपको सन याद है तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से दे दोगे, वरना जय माता दा वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे इसमें। देखिए पहला ऑप्शन ए कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपने पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, तो ये किया था 1905 में। किसमें 1905 में। ठीक है। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये कब किया था मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत 1900 ईस्वी में क्या किया था प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला जो आया मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल कब भेजा था, ये 1894 में भेजा था। और मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो ये मैडम क्यूरी कब बनी थी, ये मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ये वाली बात ध्यान रखना। एक बार मिला है 1903 में और दूसरी बार मिला है 1911 में। तो फटाफट ये सन मैंने लिख दी, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था 1994 या 1894 और 95 में। ठीक है। अब यहां से एक बात यहां से आती है, जो आपने देख रहे हो कि जो मैडम क्यूरी है इनको 2 बार मिला। तो 1903 में जो मिला था वो फिजिक्स के लिए मिला था और 1911 में जो मिला है वो किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री के लिए मिला है। ठीक है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले। और आइंस्टीन को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है, 1921 में मिला है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपका कह रहा है फोटोग्राफी में, कौन सा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। आपको यह बताना है कि फोटोग्राफी में कौन से मुख्य हैं, लाल नीला पीला, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर, तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, रेड, उसके बाद में ब्लू और उसके बाद में ग्रीन। तो आरवीजी आपके क्या होते हैं, मुख्य रंग होते हैं किसमें, फोटोग्राफी में। जब भी आप फोटोशॉप यूज करते होगे तो वहाँ पे आरवीजी का एक नाम वो आता है, तो इसी से रिलेटेड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देख के आ रहा है आपका नींबू, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेजी से उत्प्लवन होता है, तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी जैसे आपने इनो ले लो, सिंपल वाली बात बताऊँ, इनो है, इनो को अगर आपने पानी में डाला तो उसमें फुलापन आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही ये वाली बोल रहा है उसमें जो उफान आता है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो गैस मुक्त होने वाली है वो कौन सी है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है जब नींबू के रस वो किस पर डाला जाता है, खाने के सोडे पर डाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस कोटि को
फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। यानी आपको ये बताना है, तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको एक फोटो का प्रिंट लिया गया है, तो वो कौन सा लंबे समय तक बिना मतलब डिफेक्ट हुए रह सकता है। पहला है पिक्सल वाले रंगीन फोटो, पिक्सल के बिना रंगीन फोटो, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत प्रिंट। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, श्वेत श्याम प्रिंट वाले फोटो की जो जीवन अवधि है वो इन तीनों की अपेक्षा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उम्मीद कर रहा हूं आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, जिस वेस्टर्न प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग क्या थे, यानी जिसके कारण जो आपके हरित क्रांति आई भारत में, वो उसके मुख्य अंग क्या थे। और क्रांति कब आई थी, 1966 और 1967 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति भारत में आई थी। और मुख्य फसल कौन सी थी इसकी, गेहूं पर इसने सबसे ज्यादा क्या किया था, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर किया था, गेहूं पर किया था। किस पर, गेहूं पर इसने सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट किया था। अब देखिए क्या कह रहा है, जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण एवं विद्युत। ऑप्शन बी क्या है, फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण एवं रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, जैविक रासायनिक उर्वरक, अत्यधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन डी है विद्युत, सिंचाई एवं शुष्क खेती का चलन। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जो हरित क्रांति आई तो उसमें सिंचाई के साधनों में चेंजमेंट हुआ, साथ ही जैविक खादों का प्रयोग हुआ और ऐसी किस्में तैयार की जो आपको अधिक पैदावार दिए जा सके, यानी बीजों की उत्तम किस्में यहाँ पर क्या की थी, जनरेट की गई थी। क्योंकि बात हरित क्रांति की आई है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और में बन जाते हैं। पहला ये कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक माना जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। और अगर बोला गया विदेशों में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो जाता है नॉर्मन बोरलॉग को विदेशों में हरित क्रांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ध्यान रखना, इनके नाम पर ही एक कृषि में क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके कृषि जगत से संबंधित है। ठीक है। और भारत में कब हुई थी, ये 1966 और 67 के दशक में सन में हुई थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ताम की डिस्क में एक छेद है, यदि इस डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको यह बताना है। आकार बढ़ता है, आकार घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी घटता है। क्योंकि तांबा में क्या होता है, प्रसार का गुण पाया जाता है। क्या होता है, प्रसार का गुण। तो जैसे ही यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये इसके आसपास की क्या होगी, सतह फैलेगी। तो जैसे फैलेगी तो छेद का आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि तांबे के आकार का जो आकार है वो क्या होता है, घटता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि रेडियो एक्टिवता परिघटना की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोजर्सटन ने, बेकलर ने। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा डी, यानी हेनरी बेकलर ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी अपप्रतंग का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी वनस्पति
का प्रयोग किया जा सकता है जिससे जल प्रदूषण को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। आपका पहला ऑप्शन है पैंथेनियम, हाथी घास, जलकुंभी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो जल प्रदूषण है उसको कम करने के लिए जलकुंभी का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन, फटाफट इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम गैसीय ऊष्मीय मान रखती है, यानी उच्चतम ऊष्मीय मान निम्न में से कौन सी गैस का है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस और इंडियन गैस। देखो इंडियन गैस तो इसका नाम ही है, बस इंडियन गैस का सिलेंडर आ गया तो इसमें मत जाइए। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस होती है। कौन सी, प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है इनसेट 2E कहां से विमोचित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया, प्रक्षेपित किया गया, आपको यह बताना है। ऑप्शन है बीकानेर, कोरू, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर। तो दोस्तों ये जो आपका इनसेट 2E है ये कोरू से छोड़ा गया था। और कोरू कहाँ है, गयाना। कहाँ पर है, गयाना में, गयाना के शहर में, फ्रेंच गयाना के जो फ्रांस का एक शहर है वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान रखने वाला ईंधन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है कॉक, पत्थर का कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस। अब देखो ये चेंज कर दिया, पहले भी ये आया था, अब ईंधन में से बताना सर्वाधिक ऊष्मीय मान, तो आपका आंसर वही वापस आएगा। इसमें भी आपका नाम क्या आएगा, प्राकृतिक गैस ही आपका सर्वाधिक ऊष्मीय मान रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता भी है, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है सागर में बहते हुए हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा, आपको यह बताना है। कितना, यानी अगर उस पूरे हिमखंड को उसने 10 भागों में बांटा है तो उसमें से कितना भाग जल तल के ऊपर होगा, यानी ये वाटर है कितना तो ऊपर होगा और कितना नीचे होगा। तो ये होता है रेशो 1:10, यानी 1:1 भाग तो ऊपर रहेगा और 9 भाग कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी 10% बोल सकते हो, 10% वस्तु का भार ऊपर रहता है हिमखंड का और 90% कहाँ रहता है, नीचे रहता है। क्लियर है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर भी देखिए एक भाग दे रखा है, नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 पर अपना चुके हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। तो आपने एक स्लोगन सुना होगा, जल है तो कल है, सुना है कि नहीं है। तो जहां जल है वहां पे ऑक्सीजन तो अपने आप ही हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, जल। यानी चंद्रमा पर क्या नहीं है, जल न होने के कारण वहां पर कोई जीवन नहीं है अभी, ये बता सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नाभिक रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन का काम करता है, यानी कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। आपके ऑप्शंस है कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। तो देखो आपका नाभिक रिएक्टर, नाभिकीय अभिक्रिया किसमें शुरू होती है, यूरेनियम से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम 235 का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 92 यूरेनियम 235 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। आपको अगर जैसे अपन लोग स्ट्रॉ डाल के पीते हैं ना, वैसे अपन चंद्रमा की सतह पर नहीं पी सकते। क्यों, अब आपको इसका रीजन बताना है। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम होता है,
चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का तुरंत बाष्पीकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर कोई भी क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। क्योंकि वायुमंडल होने के कारण हमारी बॉडी पर चारों तरफ से समान दाब लगा हुआ, ध्यान रखिए, और वायुमंडल न होने के कारण हम भी यहाँ पर अगर पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो यहाँ पर भी आप कोई भी नली की सहायता से कोई पानी या फिर जूस नहीं पी सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन आपका, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल में और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर आपको बताना है क्या होगा। कि 2 आपके बर्फ के टुकड़े हैं, उनमें से एक को तो आपने शुद्ध पानी में डाल दिया और दूसरे को किस में डाला है, अल्कोहल में। तो बताओ दोनों की स्थिति क्या होगी। तो कह रहा है जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, यानी जो बर्फ है कहाँ रहेगी, जल के ऊपरी स्तर पर रहेगी, सतह पर रहेगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अल्कोहल के ऊपरी स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में तैरेगी और जल में डूबेगी। तो दोस्तों आपने मूवी में भी देखा होगा, आपने गाना भी सुना होगा, देखिए अगर आपने गाना सुना होगा कि, गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो पानी में क्या होती है, पानी में बर्फ ऊपर तैरती है, कहाँ तैरती है, पानी में बर्फ तैरती है, और अल्कोहल में बर्फ क्या होती है, डूब जाती है, ठीक है। तो देखो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, यही आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है कि जल के ऊपरी स्तर पर रहती है और अल्कोहल में क्या हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। खर्च नहीं है या खर्च है दोस्तों, कब खर्च होता है आपको ये बताना है। उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी। क्यों, क्योंकि देखो जब कोई पृथ्वी आकाश से ऊपर आ रही है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तेजी से अपनी ओर खींचेगा, लेकिन वो अगर तेजी से पृथ्वी से हिट करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको धीरे धीरे उतारने में बहुत ही ज्यादा फ्यूल क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी है, आपको ये बताना है। तो आपको मैंने बताया कि जो अपने क्षोभ मंडल हुआ समताप मंडल है, और समताप मंडल में अपनी कौन सी परत ओजोन है, ये मैंने क्षोभ मंडल बताया था। क्षोभ के मतलब क्या बताया, समताप बताया। समताल में ही मैंने 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैंने क्या बताई, ओजोन लेयर बताई है। तो ये ओजोन लेयर किसकी बनी है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो देखो आपको जो O3 है, O3 बनता कैसे है, जब ऑक्सीजन से क्या क्रिया करती है, नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है, तब मिलके क्या बनता है आपका O3 बनता है, यानी ओजोन बनता है। तो देखो इसका मतलब संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन करने से क्या बनती है आपकी ओजोन गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है, आपको यह बताना है कि जो न्यूट्रॉनों की है गति को नियंत्रण करने या लोड को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विखंडनीय पदार्थों का, ऑप्शन है मॉडरेटर का, ऑप्शन सी है नियंत्रण छड़ों का, चौथा है ऑप्शन सी शीतल प्रणाली का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। मॉडरेटर का प्रयोग न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉन के लोड को कम करने के लिए उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से वह कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? आपको देखो मार्कोनी ने जो किया था टीवी और उसके बाद में, तो लेकिन उसके बाद में आपको बताना किस कंपनी ने अपने लोगो छापकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया पहली बार। तो आपके ऑप्शन है सोनी, ग्रेडिंग, पैनासोनिक और टेल्सा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सोनी। सोनी ने सबसे पहले रेडियो ट्रांजिस्टर का क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी जैसे ही गाड़ी का डीजल की गाड़ियां होती हैं उनको जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्ट होने के लिए जो स्पार्किंग चाहिए वो कहाँ से आती है, आपको ये बताना है। एग्जॉस्ट से ऊष्मा का प्रयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़न करके और बिजली की चिंगारी द्वारा। तो देखो आप कहते हैं किससे पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं ना उसको सिलेंडर। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा कि सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके क्या किया जाता है? प्रज्वलित के लिए आवश्यक तापमान को क्या किया जाती है? प्राप्ति की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न जो आपको कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, आपको ये बताना है। यानी मेनली उस गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है। पहला आपका ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ओजोन। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कौन कौन सी गैस होती हैं? एक तो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड NO, दूसरी होती है मेथेन CH4 और उसके बाद एक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ClFC। ये आपकी, और दूसरी क्या होती है? जल वाष्प या वाष्प भी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कारण बनती है। ठीक है, तो ये मेन गैस आपकी मुख्यतः है कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरी आप चौथी हो जाएगी आपकी जलवाष्प और पहली कौन सी हो गई आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? यहां से इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस तत्व का सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको उनका द्रव्यमान बताना है, मतलब कौन सा हो सकता है, आपको संख्या बनाती है। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस में किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। यही तो होता है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन कितने? 18। जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपका आंसर कितना है? 35। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 35। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है? प्रशीतन का मतलब ठंडाई के लिए किया जाता है, ठंडे करने वाली मदद में। तो आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फियोन और फ्लोरोफिन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, फियोन। फियोन को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक ही बहुत ज्यादा हानिकारक गैस थी। इससे क्या ये हमारी ओजोन परत को क्षय कर रही है। इसके बाद 1980 के बाद इस गैस का प्रयोग लगभग बंद कर दिया गया है। ये रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग की जाती है, तो अब उन रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्ट क्या कर दिया है? बिल्कुल बंद कर दिया गया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? फियोन। अगला क्वेश्चन नंबर देख क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है किस प्रशीतन में शीतल प्रणाली सदैव कहाँ होती है? किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली कहाँ होनी चाहिए? तो शीर्ष पर होनी चाहिए, तले में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो प्रशीतक में है जो शीतल प्रणाली हमेशा कहाँ होनी चाहिए? शीतलक के शीर्ष पर होनी चाहिए ताकि हीट आसानी से निकल सके। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए जो रेफ्रिजरेटर है उनको देखा होगा आपने, शीतलक जो ठंडी करने वाला एरिया वो कहाँ बनाए जाते हैं? ऊपर ही बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है?
हीलियम गैस है उसको गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो देखो आपने बच्चों के पास देखे होंगे दिल वाले गुब्बारे, बड़े आसानी देखो जो हवा में एयर में उड़ते हैं, तो ये भी कहता है गुब्बारों में उड़ने वाले गैस, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये पूछ सकता है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है 2, वह वायु से हल्की होती है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि वो क्या है? एक हल्की गैस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु विस्फोट किया था? अब आपको ये बताना है। तो भारत से पहले केवल 5 देशों ने क्या किया था? परमाणु विस्फोट का क्या किया था? टेस्ट किया था। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं उन्होंने ही परमाणु परीक्षण किया था। कौन कौन से हैं? एक तो आपका चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और कौन सा है? रूस है। ये आपके 5 देशों ने क्या किया था? परमाणु विस्फोट किया था। अब छठे नंबर का कौन बन गया था? भारत बन गया था। अच्छा, भारत ने जो अपना परमाणु परीक्षण किया था ये कब किया था? तो ये किया था भारत ने 8 मई 1974 को। 1974 को क्या किया था? अपना परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? पोखरण में। पोखरण में। और ये पोखरण कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, जो ये परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने इसको क्या नाम से पुकारा है? तो भारत ने इसने बोला है स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, इसको बुद्धा इसको नाम दिया है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसको किसको बोला है? ये जो भारत ने 1974 में विस्फोट किया था उसको इसने नाम दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अग्नि का सही वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? या देखो उसने क्वेश्चन घुमा दिया। या ये पूछ सकता है अग्नि क्या है? तो बताना है लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ परास वाली मिसाइल, दीर्घ परास वाली तोप। तो अग्नि दोस्तों है अपना है एक दीर्घ परास वाली मिसाइल। ये मिसाइल का नाम है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। ठीक है, ये हमारी एक मिसाइल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अति लघु समय अंतराल को सही नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? यानी बहुत छोटे छोटे समय को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका? पुल्सन का, क्वार्ट्ज घड़ी का, परमाणु घड़ी का, श्वेत बामन का। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो क्यों आपको पता है तो इसका आंसर क्या आएगा? परमाणु घड़ियों। यानी परमाणु घड़ियों का प्रयोग छोटी छोटी इकाइयों में नापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परावर्तित इनसेट से क्या सुविधा हुई है? इनसेट जो इंडोसैट जो दिया गया था वो किसके लिए भेजा गया था? उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क के लिए, सुदूर संवेदन के लिए, आसूचना के लिए, और क्षेत्रीय शैक्षिक संयोजकता के लिए। तो दोस्तों जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी शैक्षिक संयोजकता के लिए 2004 में इसरो ने क्या किया था? अपना इनसेट का क्या किया गया था? परीक्षण प्रक्षेपित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यानी आपको पता है कि यूरेनियम जब पूर्णतः उसमें से रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो किस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? सीसा। जब उसमें यूरेनियम में से सारी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीसा में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ मिसाइल मैन। आपका आंसर है डॉक्टर U.R. राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। तो दोस्तों आपका जो कहा जाता है वो डॉक्टर क्या जाता है? मिसाइल मैन। क्योंकि मिसाइल प्रौद्योगिकी बोला है तो इसमें बोला जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका अपना ऑप्शन बी
बिल्कुल करेक्ट है, जिसे जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। जनता के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनेगा? जो क्वेश्चन अभी है तो इसका आंसर मैं बता चुका हूं, इसका आंसर क्या है? शीशा बनेगा। और चलते हैं अब आज की आखिरी क्वेश्चन पर, जो हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो पहला आखिरी क्वेश्चन क्या आ रहा है? ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी का नहीं है? भारी पानी और पानी, देखो पानी का सूत्र होता है H2O और भारी पानी का होता है D2O। तो ये किसकी बात कर रहा है? D2O की बात कर रहा है। ठीक है, कि पानी, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, पहला ये कह रहा है। दूसरा, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षरण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम नहीं होकर क्या होता है? अधिक होता है। किससे होता है? अधिक। और इसी कारण क्या होता है कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना ज्यादा आसान है कंपेयर में नदियों में तैरने के। ठीक है, तो जरूर उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नए पार्ट 2 के साथ में। तब तक क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर अपना यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।